तो सभी को APLL एम्पावर द मास्टर्स प्रोग्राम में स्वागत है। यहाँ पे हम टेली से जितने भी आपके टेली में फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम सीखते हैं। तो आज हम आपका जो है ये PF और ESI हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जो आपके टेली में, वो उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हमें ये जानना जरूरी है कि PF है क्या। तो जैसे अपने PF का मतलब है प्रोविडेंट फंड। ये PF Provident Fund is an investment fund that is voluntarily established by employer and employees to serve as long-term savings to support an employee's retirement. इसका मतलब है जो है PF वो एक फंड का तरह है। जैसे अगर आप मान लीजिए एक LIC जैसे इंश्योरेंस, उस तरह का ही एक जो PF है वो एक फंड है जिसमें आपका जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो दोनों होते हैं वो दोनों का ही आपका एक परसेंटेज देना पड़ता है फंड में, ताकि जो जब एम्प्लॉय का रिटायर हो जाए या वो कंपनी छोड़ के या कुछ तो उसका कोई आपका जरूरत हो तो वो ये फंड से पैसा यूज करके अपने काम के लिए यूज कर सकता है। तो PF का कंट्रीब्यूशन अब जैसे ही मैंने बताया था दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है और एक आपका एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है। तो भारत का गवर्नमेंट का जो आपका रूल्स है उसके हिसाब से जो 12% जो PF फंड में दोनों जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो दोनों है वो दोनों को ही 12% PF फंड में देना पड़े, जो आपको देना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट के रूल्स बनाए हैं, आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा 12%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो PF का कैलकुलेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का जो EPF मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय आपका जो 12% पेमेंट करेगा और एम्प्लॉयर भी 12% ही देगा, लेकिन वो अलग अलग जो है वहाँ पे उसे मिलाकर ही वो 12% देगा। जैसे कि यहाँ पे EP है वो प्रोविडेंट फंड में आपका 3.6% देगा। तो EPS जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है उसमें वो 8.33% देगा और EDLI और जो EPF एडमिन है यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर वो 1% कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसके हिसाब से आपका एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयर को 13% देना होगा। जो 12% है वो EPF में डायरेक्टली जाएगा और 1% जो एक्स्ट्रा चार्जेस है एडमिन चार्जेस और EDLI चार्जेस वो एम्प्लॉयर को ही देना पड़ेगा। तो ये जो है आपका, अगर आपका कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो ये मैंडेटरी है कि आपका PF जो है कटना चाहिए। PF गवर्नमेंट के अंडर में PF अकाउंट होना जरूरी है। तो जैसे कि आप जानते हैं PF अकाउंट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पेमेंट जो महीने महीने में ये 12% देते रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक स्कीम है तो गवर्नमेंट भी एक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है जो आपका जो अलग अलग ईयर जो है फिस्कल ईयर में वो अलग अलग चेंज होता रहता है। तो जो अभी 2021 से 22 का जो था उसमें इंटरेस्ट रेट 8.1% था। मतलब वो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगी वो PF के लिए। इसके बाद हम देखेंगे ESI क्या है। ESI का मतलब है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो है, ये भी एक तरह का स्कीम ही है जिसमें आपका, इसमें भी दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसे अगर आपका एम्प्लॉय का कोई हेल्थ का कोई इशू हो गया, कुछ आपका इंश्योरेंस को फाइन कुछ इमरजेंसी हो गया, कुछ सिक हो गया या मैटरनिटी लीव या एक्सीडेंट हो गया, तो ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम की तरफ होता है जो मतलब एम्प्लॉय को कुछ प्रोटेक्शन देता है। अगर कुछ सिकनेस हो गया तो उसे पैसे की जरूरत हो तो ये एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है, जो इसे कहते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम मतलब ESI। इसको भी आप 1% पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे जो है ESI एक्ट 1948 जो हिसाब से अभी हम लोग को ESI देना पड़ता है। तो इसके हिसाब से टोटल जो ESI है उसमें आपका एम्प्लॉय जो है वो 0.7% कंट्रीब्यूट करेगा अपनी सैलरी से
और एम्प्लॉयर जो है वो 3.25% जो एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है उससे उसका 3.2% वो अपनी खुद की तरफ से उसे भी आपको ईएसआई जो है अकाउंट में देना पड़ेगा। ये आपका जो है मैंडेटरी है। जो कंपनीज का अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो ये आपका ईएसआई अकाउंट होना आपका मैंडेटरी है। तो ये तो था आपका पीएफ और ईएसआई क्या आपका क्या मतलब है। तो अभी हम जो है टैली में पीएफ और ईएसआई का कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में पेरोल कैसे करते हैं, पेरोल को कैसे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं वो ही दिखाया था। तो यहाँ पे भी पीएफ और ईएसआई के लिए भी आपका वो एक ही है। तो आपको उसके लिए भी पेरोल इनेबल करना जरूरी है। सेटिंग्स में जो है कॉन्फ़िगर करके आपको पेरोल इनेबल करना जरूरी है, क्योंकि अब बिना पेरोल आप पीएफ ईएसआई को नहीं काट नहीं कर सकते, क्योंकि जो है बेसिक सैलरी डीए ये सब होना जरूरी है। तो इसके लिए आपको पीएफ ईएसआई जो है वो होना पेरोल के लिए आपको बहुत जरूरी है। तो अभी हम आपका जो देखेंगे जो टेली में जाके कि आप कैसे जो है पेरोल इनेबल करेंगे और उसमें आपका जो पीएफ ईएसआई ये है वो हम लोग कैसे आपका कट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो कंपनी क्रिएट किया है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करके। अभी यहाँ पे हम जो है पहले तो हमें जैसे कि मैंने बताया था कि पेरोल को तो आपको इनेबल करना होगा, तभी आप पीएफ ईएसआई का डिडक्शन कर सकते हैं। तो पहले इसके लिए आपको जो F11 यहाँ पे है वो फीचर्स है। अभी हमें फीचर्स में जाना होगा पहले। तो फीचर्स में हम ओपनिंग करें, जब हम ओपन करेंगे यहाँ पे आपका जो है अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स और स्टेटरी जो है टैक्सेशन है। तो पहले तो हमें अकाउंटिंग फीचर्स में जाना होगा। तो यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे मेंटेन पेरोल करके दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे मेंटेन पेरोल दिखाई दे रहा है। तो हम इसे यहाँ पे यस करें। इसे यस करने के बाद हमसे एक्सेप्ट कर दें। तो आपका जो है वहाँ पे पेरोल एनेबल हो गया है। इसके बाद आपका जो है और एक हम लोगों को जो है आपका फीचर ऑन करना होगा। तो हमें इसके लिए यहाँ पे सैल्यूटरी जो स्टेटरी एंड टैक्सेशन है वहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे भी आपको जो है इनेबल पेरोल स्टेटरी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये नो है, हमें इसे भी यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा। तो इसे हम यस करेंगे। और सेट ऑल्टर पेरोल स्टेटरी डिटेल्स हमें भी इसे भी यस करना है। तो जैसे ही मैं इसे यस करूंगा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो पेरोल स्टेटरी डिटेल्स, हमें जो है पेरोल का स्टेटरी का डिटेल्स कुछ देना होगा। तो आप दे सकते हैं पेरोल का स्टेटरी का आपका कंपनी का जो जो डिटेल्स है। अब आप कंपनी का कुछ कोड है जैसा दे सकते हैं। मैं आपको इस एग्जांपल की तरह दिखा रहा हूँ। अकाउंट का ग्रुप कोड है, कंपनी सिक्योरिटी कोड दे सकते हैं। और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का आपका कंपनी का जो है कोड होता है। ईएसआई ब्रांच ऑफिस एक होता है। तो ईएसआई ब्रांच ऑफिस मान लीजिए हम दे रहे हैं दिसपुर। तो यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ, मतलब एक महीना में आपका जो स्टैंडर्ड वर्किंग डेज वो आपका कितना है। तो मान लीजिए आपका संडे जो होता है वो से मान लीजिए 26, हम 26 दे रहे हैं। एक महीने में 26 वर्किंग डेज होते हैं। तो इसके बाद भी आपको नेशनल पेंशन स्कीम है एनपीएस, इसका भी आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इसके बाद 10 डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ये बहुत जरूरी है जो 10 नंबर कहते हैं। इसका भी आप एक फॉर्मेट है जो मैंने पहले आपको दिखाया था, अभी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। जो 10 नंबर का फॉर्मेट है वो पहले जो है 4 आपका जो लेटर होते हैं, जिसमें से आपका जो पहला डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आप हैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट या एरिया का कोड है। और चौथा नंबर आपका जो है कंपनी का पहला नेम है। और इसके बाद 5 लेटर होते हैं और एक और 5 नंबर्स होते हैं और एक लेटर होता है लास्ट। इसके बाद यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है आप दे सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिस और वार्ड जो है अगर आपका है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे वो दे रहे हैं जो डिडक्टर टाइप, आपका कौन सा टाइप है जो डिडक्टर टाइप है और हम लोग का मान लीजिए गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट नहीं अदर्स है तो डिडक्टर ब्रांच डिवीजन है अगर आप दे सकते हैं।
डेजिग्नेशन, अगर आपका पैन नंबर है तो पैन नंबर भी आप दे सकते हैं। तो इसे और इसे करने के बाद हमें इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे आपका जो है पेरोल इन्फो करके और यहाँ पे पेरोल वाउचर्स करके आपका दो ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आप जो है फाइनेंशियल ईयर में, तो आप जैसे ही जानते हैं एवरी ईयर आपका चेंज होता रहता है फाइनेंशियल ईयर में कुछ ना कुछ। तो अगर आप उससे अपडेटेड रहना उसके हिसाब से आप अगर जो आपका पेरोल है और ईएसआई जो पीएफ है वो का डिडक्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कंट्रोल प्लस जो है ऑल्ट प्लस कंट्रोल ऑल्ट प्लस आई आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तभी होगा अगर आपका जो है कंप्यूटर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। यह आपका जो है फाइनेंशियल ईयर का जो है जो भी आपका रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी आपका परसेंटेज है ये ऑटोमेटिक आपका डाउनलोड करके आपके आप जब बनाएंगे हम जब बनाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक ये डिडक्ट कर देगा। तो इसके बाद हमें पहले पेरोल इन्फो में जाना है। तो पहले जैसे कि आप जानते हैं हम पीएफ ईएसआई तो एम्प्लॉय का काटा जाता है, तो इसके लिए तो एम्प्लॉय होना जरूरी है। तो इसके लिए हम पहले एम्प्लॉय ग्रुप बनाएंगे, सिंगल ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मान लीजिए मैं आपका दो ग्रुप दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया था आपको, एक अकाउंटेंट करके दिखा रहा हूँ मैं, जो प्राइमरी होगा अंडर प्राइमरी ग्रुप है, ये अकाउंटेंट करके मैं बना रहा हूँ। इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद और एक आपको जो है मार्केटिंग करके हम और एक ग्रुप बनाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने दो ग्रुप बना लिया है। यहाँ पे डिस्प्ले में आप जाके देख सकते हैं मैंने अकाउंटेंट और मार्केटिंग का दो एम्प्लॉयर ग्रुप बनाया है। तो इसके बाद हमें एम्प्लॉइज को जो है एम्प्लॉइज का क्रिएट करना होगा। तो ये क्रिएट करने के लिए हम सिंगल एम्प्लॉइज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप एम्प्लॉय का जो नेम है वो देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक दे रहा हूँ, मान लीजिए मैंने राज शर्मा करके दिया है। यहाँ पे डिस्प्ले नेम अंडर मान ये राज शर्मा जो है अकाउंटेंट है या आपका मार्केटिंग का है वो आप देख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे अकाउंटेंट, ये राज शर्मा जो है अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट में दे रहा हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे तो डिफाइन सैलरी डिटेल्स आपको अगर डिफाइन करना है तो डिफाइन भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय नंबर है, डेजिग्नेशन मान लीजिए इसका डेजिग्नेशन आपका जो है क्लर्क है। तो फंक्शन आप देख सकते हैं, लोकेशन अगर है तो लोकेशन भी दे सकते हैं। तो जेंडर तो यहाँ पे हम मेल देंगे। तो डेट ऑफ बर्थ अगर जानते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं एम्प्लॉय का डिटेल्स। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो ब्लड ग्रुप भी आप दे सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे पॉजिटिव दे रहे हैं। फादर्स मदर्स नेम आपका अगर एड्रेस है तो एड्रेस भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे आपका एक एड्रेस दे रहा हूँ। तो इसके बाद आपका यहाँ पे जो है उनका इनकम अगर पैन नंबर है, जो एम्प्लॉय है अगर उनका पैन नंबर है तो आपको पैन नंबर देना जरूरी है। तो आप इसे दे भी सकते हैं। मान लीजिए मैं आपका एक पैन नंबर है जिसका एक ASTPG 2 3 4। आपका पेन का भी एक फॉर्मेट होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 लेटर्स और 4 नंबर्स फिर एक लेटर होना जरूरी है। उसके बाद अगर आधार है तो आधार का भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग डिटेल्स है जो है। अगर आपके पास एम्प्लॉय का डिटेल्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, तो आप जो जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसे देने के बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो एक एम्प्लॉय मैंने जो है आपका अकाउंटेंट के अंदर अंदर क्रिएट किया है ग्रुप में, तो अभी हम मार्केटिंग ग्रुप के अंडर में क्रिएट करेंगे। मान लीजिए विकास राय करके मैं एक क्रिएट, ये आपका जो है मार्केटिंग में होगा। यहाँ पे भी आप मान लीजिए डिजिग्नेशन कुछ दे सकते हैं। मान लीजिए वो आपका सीनियर मैनेजर है। इससे यहाँ पे आप जो है अगर आपको पता है जो एम्प्लॉय का डिटेल्स अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं।
वैसे हम अभी एक्सेप्ट करें। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 एम्प्लॉय क्रिएट किया है यहाँ पे। राज शर्मा जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट के अंदर, और विकास राय जो है मार्केटिंग के अंदर। तो ये एम्प्लॉय क्रिएट होने के बाद हमें जो है यूनिट्स बनाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट्स वर्क, मतलब आप एम्प्लॉय को कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, इसके लिए हमें यूनिट्स होना जरूरी है। तो हम यूनिट्स में जाएंगे, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो पहले जो है टाइप सिंपल में हम 2 क्रिएट करेंगे, एक जो है आवर्स करके क्रिएट करेंगे। फॉर्मेल नेम हम आवर्स देंगे। तो नंबर हम डेसिमल प्लेसेस हम 2 दे देते हैं। तो आवर्स होने के बाद हमें मिनट्स भी देना होगा। तो MIN यहाँ पे हम लिखेंगे मिनट्स। तो हम इसे भी आपका एक्सेप्ट कर देंगे। तो इसके बाद जो है टाइप जो सिंपल था टाइप, उसका हमने 2 क्रिएट किया है। आप कैसे एम्प्लॉय को पेमेंट करना चाहते हैं, आवर्स और मिनट्स। तो अभी हम कंपाउंड में क्रिएट करेंगे। इसमें आपका आएगा पहले आवर्स ऑफ, जो है आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो हम आवर्स ऑफ 60 मिनट्स दे देंगे। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 यूनिट्स बनाए हैं, आवर्स, मिनट्स और आवर्स ऑफ 60 मिनट। तो ये तो जो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ अभी, ये मैंने पेरोल जब की, जो आपका लास्ट सेशन हुआ था वहाँ पे पेरोल, वो इसमें भी मैंने आपको ये सब दिखाया था। क्योंकि ये आपका जो ESI और PF है, इसके लिए हमें पेरोल का जो है यहाँ पे जितने भी डिटेल्स हैं वो सब देना एकदम जरूरी है। तो इसके बाद हम अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप देंगे। तो इसे भी हम क्रिएट करेंगे। तो मान लीजिए अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप आपका लीव है, अगर एब्सेंट है, ओवर टाइम है, तो वो उसका हम क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम पहले क्रिएट कर लेते हैं लीव। ये अंडर आपका जो है प्राइमरी ही आएगा। अटेंडेंस टाइप, तो ये अटेंडेंस लीव विद पे होगा, क्योंकि हम अगर लीव ले रहा है तो एम्प्लॉय का हम पेमेंट अगर कर रहे हैं तो लीव विद पे होगा। तो इसके बाद हम इसे पीरियड टाइप जो है वो डेज ही रहेगा, तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। हम और एक क्रिएट करेंगे एब्सेंट, ये भी आपका प्राइमरी, ये आपका जो है लीव विदाउट पे होगा, इसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे हम। और ऐसे ही हमें 2-3 जो है अटेंडेंस टाइप हमें क्रिएट करना होगा। तो हम और एक क्रिएट कर लेते हैं ओवर टाइम प्राइमरी। ओवर टाइम जो है हम इसे प्रोडक्शन के बेसिस पर देंगे, क्योंकि ओवर टाइम है जो, तो एम्प्लॉय कितना जो है वो काम कर रहा है, उसके ओवर टाइम के हिसाब से हम उसको पेमेंट करेंगे, तो ये प्रोडक्शन होगा। तो इसमें भी इसमें हम यूनिट्स देंगे जो है आवर्स ऑफ 60 मिनट्स। ओवर टाइम हो जाने के बाद हम जो है, अगर आपको कंपनी का कैलेंडर है, अगर आपका कंपनी का पर्सनल जो है पर मंथ अलग अलग आपका अगर वर्किंग डेज अलग अलग है, तो आप यहाँ पे अपना कैलेंडर भी क्रिएट कर सकते हैं। और कैलेंडर करके यहाँ पे हम यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप में जाएंगे। तो इसे अगर आपका मतलब मान लीजिए हमने जो पहले जो कंपनी क्रिएट किया था, जो मैंने स्टेटूटरी डिटेल्स में जब दिया था, मैंने आपको दिया था वर्किंग डेज 26 डेज। तो हम वो मान के अगर आप यहाँ पे ये नहीं आवर कैलेंडर देंगे, तो आप अपने हिसाब से वो सेट कर सकेंगे कि पर मंथ आपका जो है वर्किंग डेज कितना है। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप बिना क्रिएट करे भी जो है पेरोल का वो फीचर्स कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, और एक मैं यहाँ पे अटेंडेंस टाइप क्रिएट करूंगा जो है पीसेस, मतलब पर पीस अगर आप एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट करना चाहते हैं, ये आपका प्रोडक्शन में होगा। अगर आप मान लीजिए पर पीस कुछ पेमेंट करना चाहते हैं एम्प्लॉय का, ओवर टाइम का जो अगर सैलरी है, तो उस पर पीस हिसाब में जो अगर वो प्रोड्यूस जितना कर रहा है उसके हिसाब से आप उसको पेमेंट करना चाहते हैं, तो ये आपका पीसेस आप बना सकते हैं। तो इसे भी हम आवर्स ऑफ जो है 60 मिनट्स में यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब मैं डिस्प्ले में जाऊंगा तो हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है, एब्सेंट, लीव, आवर कैलेंडर जो है, ओवर टाइम और जो है पीसेस। तो ये तो थे आपके अटेंडेंस को। तो हमें इसके बाद पे हेड्स क्रिएट करना। तो जो है पे हेड से हमें
यहाँ पे जो मैंने आपको लास्ट जो है पेरोल का सेशन था वहाँ पे दिखाया था। ये पे हेड क्या है, पे हेड जो बेनिफिट और डिडक्शन सैलरी को मिलाकर जो होता है उसे हम पे हेड कहते हैं। तो ये एम्प्लॉय की तो अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय भी होता है और आपका अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर भी होता है। तो इसके हिसाब से हमें पीएफ और ईएसआई का जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए हमें कुछ बेसिक्स पे हेड्स बनाने जरूरी है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है जो बेसिक पे हेड्स होना जरूरी है, जैसे बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, टीएनएस अलाउंस, कन्वेंस। आपको ये यहाँ पे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं हमें ये जो है पे हेड्स होना जरूरी है, नहीं तो हम आपका जो है डिडक्शन नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम जो है हम अभी आपको अभी देखेंगे हम पे हेड्स का। तो यहाँ पे आप जो है पे हेड, हम यहाँ पे पे हेड्स क्रिएट करेंगे। तो पहले तो जो है फर्स्ट पे हेड हमें क्रिएट करना होगा जो है बेसिक सैलरी, क्योंकि वो अगर सैलरी नहीं होगा तो आप उसका जो है पीएफ ईएसआई डिडक्ट नहीं कर सकते। तो हम पहले यहाँ पे जो है बेसिक सैलरी देंगे। ये तो अर्निंग है एम्प्लॉय का, तो ये अर्निंग जो है लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप्स में जो है अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज में जाएगा। तो इनकम टाइप, क्योंकि ये बेसिक सैलरी है, जो बेसिक सैलरी ज्यादातर फिक्स ही होते हैं सैलरी। अगर आपका कंपनी का फिक्स नहीं है, पर मंथ आप एम्प्लॉय को अलग अलग सैलरी पे करते हैं, तो आप उसको वेरिएबल में दे सकते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉय ज्यादातर कंपनियों का जो सैलरी होता है वो फिक्स होता है, इसलिए हम यहाँ पे फिक्स में देंगे। इसके बाद हमें अंडर देना होगा, और ये आपका अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा जो ग्रुप है। तो यहाँ पे है अल्टर नेट सैलरी डिटेल्स, अगर आप ऑल्टर करना चाहते हैं तो ऑल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे है यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, हम इसे यस कर देंगे। ग्रेजुएटी का मतलब है जो आप एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय कुछ पेमेंट करना चाहते हैं, पेंशन जो देना चाहते हैं, वो आप उसको ग्रेजुएटी कहते हैं। तो हम इसे सैलरी से ही करते हैं, तो इसे यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी यस करेंगे। इनकम टैक्स डिटेल्स जो है हम इसे भी यस करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स जो कंपोनेंट्स शो करेगा, तो हमें यहाँ पे जो है बेसिक सैलरी में देना जो है बेसिक सैलरी। तो अगर आपका जो है फिक्स सैलरी है तो आप यहाँ पे ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू देंगे, अगर आपका सैलरी वेरिएबल है तो आप एक्चुअल वैल्यू में देंगे ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। तो एक्सक्लूड फॉर ईएसआई एलिजिबिलिटी नो होगा। कैलकुलेशन जो टाइप है वो ऑन अटेंडेंस होगा, क्योंकि हम अटेंडेंस के हिसाब से ही सैलरी पेमेंट करेंगे। तो अटेंडेंस के हिसाब से अटेंडेंस लीव विद पे आप इसे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। लीव विदाउट पे हम एब्सेंट करेंगे। तो कैलकुलेशन पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम पर मंथ सैलरी पेमेंट करेंगे, तो पर मंथ। तो बेसिक ऑफ कैलकुलेशन पर डे एज पर कैलेंडर पीरियड, नहीं तो आपने जो कैलेंडर क्रिएट किया था उसके हिसाब से भी आप दे सकते हैं। हम एज पर कैलेंडर पीरियड ही क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे जो है राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1। तो इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो मैंने एक पे हेड क्रिएट किया है जो आपका बेसिक सैलरी। तो इसके बाद हम क्रिएट करेंगे जो डीएनएस अलाउंस जिसे कहते हैं, वो क्रिएट करेंगे हम। से ये भी आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होगा, ये फिक्स होगा। ये भी आपका जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा। तो ये भी आपका अगर इफेक्ट नेट सैलरी सैलरी में इफेक्ट करेगा कहाँ, तो इस पर कैलकुलेशन अगर ग्रेजुएटी को कैलकुलेट करना है तो ये डीए का कैलकुलेट होता है, तो हम यस करेंगे। इनकम टैक्स डिटेल्स हम इसे भी यस करेंगे। तो यहाँ पे आपको देना है डीएनएस अलाउंस, तो यहाँ पे दिखाई देगा जो है यहाँ पे डीएनएस अलाउंस करके आपको ऑप्शन एक दिखाई देगा, अब यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए डीएनएस अलाउंस कंसिडरेशन फॉर जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो आप इसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू ही होगा आपका। तो इसके बाद हम जो है एक्सक्लूड फॉर ईएसआई एलिजिबिलिटी ये नो होगा। कैलकुलेशन टाइम हम कैसे कैलकुलेट करना चाहेंगे, हम सब कंपनी का अलग अलग जो है डीए का परसेंटेज होता है, सो एज कंप्यूटेड वैल्यू होगा। तो यहाँ पे राउंडिंग मेथड जो है नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1। और यहाँ पे जो है कंप्यूट, हम इसे कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम कुछ फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम स्पेसिफाइड फॉर्मूला देंगे, एट पे हेड बेसिक सैलरी। इसके बाद हम जो है एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे हमें जो स्लैब टाइप परसेंटेज है, यहाँ पे आपका अलग अलग कंपनी का अलग अलग परसेंटेज जो है डीए काटा जाता है। तो आपका कंपनी का कितना परसेंटेज काटा जाएगा वो आप हिसाब से दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 8% दे रहा हूँ, तो इसके बाद हम इसे
जो है डीए का जो है पे हेड हम क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। तो डीए का पीरियड जो है पे हेड बना लिया। तो हम एचआरए का अभी पेमेंट जो है पे हेड बनाएंगे, मतलब हाउस रेंट अलाउंस अगर है, ये भी आपका जो है अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज ही होगा। इनकम टाइप फिक्स, ये भी आपका जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में आएगा। इफेक्ट नेट सैलरी यस, यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी ये नो होगा। सेट ऑल्टर जो है इनकम टैक्स डिटेल्स, ये आपका यस होगा। ये जो है आपका हाउस रेंट अलाउंस के अंदर में आएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो है, ये देखिए हाउस रेंट अलाउंस करके आपका ये यहाँ पे आ रहा है इनकम टैक्स कंपोनेंट। तो ये हाउस रेंट अलाउंस के अंदर में होगा। ये भी आपका जो है ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू ही होगा। तो इसके बाद अगर आप ईएसआई को एक्सक्लूड करना चाहते हैं एचआरए से, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। लिमिट 1 देंगे। जो अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं ईएसआई एलिजिबिलिटी, हम एचआरए को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम उसे एक्सक्लूड करते हैं, तो यस करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप जो है वो एज कंप्यूटेड वैल्यू ही होगा। एचआरए भी आपका कंपनी के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज होता है। एज कंप्यूटेड वैल्यू, ये भी आपका जो है नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1 ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। हम फॉर्मूला यूज करके जो है कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आपका जो है पे हेड आएगा, यहाँ पे जो है बेसिक सैलरी का पे हेड आएगा। इसके बाद जो है हमें यहाँ पे परसेंटेज देना होगा, कितना परसेंटेज आपका एचआरए कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे दे रहे हैं 40, मान लीजिए आपका जो है 40% हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो इसके बाद हमने एचआरए का जो है पे हेड बना लिया है। इसके बाद हम जो है ट्रेवलिंग का उसका हम पे हेड बना लेते हैं, इसे कन्वेंस कहते हैं। हम कन्वेंस का एक पे हेड बना लेते हैं। ये भी जो है आपका अर्निंग में ही होता है। ये भी आपका फिक्स होता है और आपका जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये इफेक्ट नेट सैलरी जो यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, अगर आप कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी में करना चाहते हैं, ये जो है कन्वेंस से कैलकुलेट नहीं होता है, तो नो करेंगे। इनकम टैक्स डिटेल में यस करेंगे। यहाँ पे आपका जो है एक ऑप्शन आएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, क्योंकि कन्वेंस एक ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड खर्चे को हम कन्वेंस कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू, एक्सक्लूड फॉर ईएसआई एलिजिबिलिटी, तो जैसे कि आप जानते हैं ये भी ईएसआई के अंदर में नहीं आता है, हम इसे यस करेंगे। तो ये भी कन्वेंस जो है आपका फ्लैट रेट होता है, एक फ्लैट रेट के हिसाब से कन्वेंस होता है, तो इससे हम यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप फ्लैट रेट देंगे। ये भी आपका जो है पर मंथ होता है। और यहाँ पे जो है राउंडिंग मेथड आपका नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1, तो इसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके बाद हमें और पे हेड्स बनाने होंगे। ओवर टाइम, ओवर टाइम करके जो ओवर टाइम है उसका एक पे हेड बना लेते हैं। ये भी आपका अर्निंग ही होगा, फिक्स जो है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी नो, इनकम टैक्स डिटेल में ये आपका यस होगा। ये अदर अर्निंग्स और अलाउंसेस जो फुल्ली टैक्सेबल आपका लिखा है वहीं पे होगा आपका। ये कैलकुलेशन टाइप जो है ऑन, जिसे कहते हैं आप ऑन एक्चुअल वैल्यू होगा, क्योंकि ओवर टाइम का अलग अलग जो वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं होता है। पर मंथ अलग अलग ओवर टाइम का जो है हो सकता है, तो ये आपका जो है ऑन एक्चुअल वैल्यू होगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे ऑन एक्चुअल वैल्यू देंगे। तो ये भी आपका ईएसआई के अंदर में नहीं आता है, तो एक्सक्लूड करेंगे हम। तो यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप ऑन प्रोडक्शन होगा, क्योंकि वो कितना एम्प्लॉय काम करेगा उसके हिसाब से हम ओवर टाइम का पेमेंट करेंगे ऑन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन टाइम ओवर टाइम, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1। तो हमने ये आपका जो है बना लिया है पे हेड। तो अगर आप और पे हेड कुछ स्पेशल अलाउंस देना चाहते हैं तो उसका भी आप पे हेड बना सकते हैं। स्पेशल अलाउंस, ये भी आपका जो है अर्निंग होगा, ये आपका वेरिएबल होगा, अलग अलग होता है। ये भी आपका जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में आएगा। इस फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी नो होगा। इनकम टैक्स यस,
अदर अर्निंग्स अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल के ही अंदर में होगा, ये भी आपका ऑन एक्चुअल वैल्यू होगा। हम इसमें भी ESI नहीं करते हैं। यस, एच यूजर डिफाइंड वैल्यू होगा, ये आपका जो है स्पेशल, अगर आप एम्प्लॉय का अलाउंस देना चाहते हैं तो इसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो थे आपके जो है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो अर्न करता है उसके हिसाब से हमने पीएच बना लिए हैं। तो अभी हमें डिडक्शन जिसे कहते हैं, एम्प्लॉय का जो अगर कुछ काटा जाएगा तो उसके हिसाब से भी हमें कुछ पीएच बनानी होंगे। तो हम इसके लिए हम पहले बनाते हैं, मान लीजिए अगर आपका कैंटीन है तो कैंटीन का खर्चा, कैंटीन डिडक्शन, ये आपका जो है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि ये आपको काटा जाएगा आपका। तो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज ये आपका करंट एसेट के अंदर में आएगा। सैलरी, यस। कैलकुलेशन टाइप जो है ये आपका यूजर डिफाइंड वैल्यू होगा, इसे एक्सेप्ट करेंगे। हम और एक बना लेते हैं यहाँ पे एडवांस सैलरी करके। ये भी आपका, अगर आप एम्प्लॉइज ने कुछ एडवांस सैलरी लिया है पहले से तो उसका एक पेहेड बना सकते हैं। यहाँ पे ये आपका जो है लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर में आएगा, जो अंडर लोन्स एंड एडवांसेस सैलरी। कैलकुलेशन जो टाइप है यूजर डिफाइंड वैल्यू ही रहेगा, इसे भी एक्सेप्ट करेंगे। ये सब होने के बाद हमें अब टैक्स से रिलेटेड बनाने होंगे। हम बनाएंगे इनकम टैक्स का एक पीहेड। ये जो है इम्प्लॉय टैक्स का जो मैंने आपको पीहेड का जो ग्रुपिंग दिखाया था उसमें ये आपका जो है एम्प्लॉय स्टेचुटरी जो डिडक्शन होते हैं एम्प्लॉय का, उसके अंदर में आता है। तो एम्प्लॉय स्टेचुटरी डिडक्शंस अंडर जो है इनकम टैक्स, ये जो है आपका, क्योंकि ये टैक्स है तो ये करंट लायबिलिटीज के अंदर में आएगा। कैलकुलेशन टाइप, कैलकुलेशन आप किस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हैं, पर मंथ या पर ईयर, हम मंथ या पर डेज, तो हम मंथ में करेंगे। तो इसके बाद हम इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपका मैंने पेहेड बना लिया। तो अभी हम जो पीएफ है उसका पीएफ से रिलेटेड कुछ पेहेड बनाएंगे, पीएफ ईएसआई। तो हमें तो बनाना होगा पहले जो है एम्प्लॉई पीएफ डिडक्शन। हम एम्प्लॉई का जो पीएफ जो डिडक्ट होगा उसके लिए भी हमें एक पेहेड बनाना होगा। ये भी आपका जो है एम्प्लॉय स्टेचुटरी डिडक्शन में आएगा। ये जो है आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पीएफ अकाउंट, अकाउंट नंबर 1 जिसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका पीएफ अकाउंट के अंदर में होगा। ये आपका काइंड लायबिलिटीज, यहाँ पे ये आपका जो है, अगर आप दे सकते हैं राउंडिंग मेथड नॉर्मल लिमिट 1। ये जो है पीएफ एक फॉर्मूला, मतलब एक परसेंटेज के हिसाब से ही तो आपका कैलकुलेट किया जाता है। पीएफ जो है एक परसेंटेज जो 12% है और उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो हम इसे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला देंगे। यहाँ पे हम पेहेड्स, पीएफ का जो है पेहेड उसके अंदर सिर्फ बेसिक सैलरी और डीए ही होता है। तो हम यहाँ पे बेसिक सैलरी लेंगे, एड पेहेड हम यहाँ पे डीए ऐड करेंगे। इसके बाद स्लैब टाइप परसेंटेज हम यहाँ पे, कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था जो पीएफ का परसेंटेज है वो 12% काटा जाएगा। 12% आपका सैलरी से जो है 12% काटा जाता है। तो हम यहाँ पे हम से 12% देंगे। तो हम यहाँ पे 12% दे रहे हैं और इसके बाद हम इसे तो पीएफ का जो मैंने एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्शन है वो मैंने बना दिया है। अभी हम जो है एम्प्लॉय का ईएसआई बनाना होगा। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉई जो है ईएसआई, हम ईएसआई एम्प्लॉय का जो है ईएसआई डिडक्शन देंगे। तो मान लीजिए इसका आपका ईएसआई का डिडक्शन को परसेंटेज मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे मान लीजिए हम 1.75 है।
जो है 1.75% दे रहे हैं। इसके ये भी आपका जो है एम्प्लॉय का डिडक्शन है, तो एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन ये जो आपका है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंदर में आता है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI, तो हम यहाँ पे इसे यहाँ पे देंगे। ये भी आपका जो है करंट लाइबिलिटीज के अंदर में आएगा। ये भी आपका जो है नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1, इसे भी आप एक फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, तो ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ पे हेड्स जो है हमें देने होंगे। ये क्या क्या पे हेड्स होंगे आपको, पहले तो बेसिक सैलरी, इसके बाद जो है DA, HRA, कन्वेंस और ओवरटाइम, ये सब पे हेड्स आपके जो है ESI के अंदर में होते हैं। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो हमें परसेंटेज देना होगा। तो मैंने जो परसेंटेज लिखा था मैं उसके हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ। 10.75 जो है हम उसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो इसके बाद एम्प्लॉय का NPS में भी कंट्रीब्यूशन होता है, हमें वो भी बनाना होगा। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय NPS नेशनल पेंशन स्कीम का भी एक डिडक्शन होता है, उसका NPS जो है डिडक्शन देंगे। NPS डिडक्शन टायर 1 10% करके दे रहा हूँ मैं, जो पेहेड का नाम आप अपने हिसाब से पेहेड का नाम आप दे सकते हैं। तो इसे हम टायर 1 करके यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसे एक्सेप्ट करेंगे। ये भी आपका एम्प्लॉय का स्टेटूटरी डिडक्शन है। यह आपका जो है यहाँ पे आपको दिखा NPS टायर 1 करके आपको यहाँ पे है। जो टायर 1 और टायर 2 होते हैं, नेशनल पेंशन पेंशन स्कीम है जो उसका टायर 2 होते हैं, हम टायर 1 के हिसाब से ही बनाएंगे अभी। तो टायर 1 जो आपका अंडर है वो भी आप करंट लाइबिलिटीज के अंदर में ही होगा। कैलकुलेशन टाइप जो है एज कंप्यूटेड वैल्यू ही होगा। इसके बाद राउंडिंग मेथड नॉर्मल, जो लिमिट है आपका 1 होगा। ये भी आप परसेंटेज के हिसाब से ही जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए हमें कंप्यूट ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला करना होगा। यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक सैलरी है जो है पे है, और DA जिसे कहते हैं DNS अलाउंस, हम उसे ही दोनों को यहाँ पे देंगे। तो इसके बाद स्लैब टाइप आपका परसेंटेज होगा, और यहाँ पे 10%। ये कंट्रीब्यूशन सबका अलग अलग होता है, एम्प्लॉय के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपका एम्प्लॉयर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय जो NPS में है कितना कंट्रीब्यूशन करना चाहता है। तो इसके बाद हम वैल्यू 10% देंगे, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके बाद जो एम्प्लॉय का स्टेटूटरी डिडक्शन है वो हमने तो पे जो है बना लिया था। लेकिन अगर आपको कुछ आपका अगर जो स्टेट है उसमें कुछ प्रोफेशनल टैक्स भी डिडक्ट होता है, तो हम उसका भी पे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन करके यहाँ पे मैं एक पे हेड बना लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन करके मैंने एक जो है, अब अगर आपका जरूरत है तो ही आप उसे बनाएंगे। अगर आपका कुछ टैक्स का डिडक्ट नहीं होता है तो आप बिना बनाए ये पे हेड अगर आप बिना बनाए भी आप कर सकते हैं। तो ये भी आपका जो है एम्प्लॉय स्टेटूटरी डिडक्शन के अंदर में होगा। ये आपका जो है यहाँ पे आपको प्रोफेशनल टैक्स जो दिखाई देगा, स्टेटूटरी पे टाइप प्रोफेशनल टैक्स। तो आपका कुछ रजिस्ट्रेशन अगर नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं। मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा जो है आपका फॉर्मेट में एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये भी आपका जो है करंट लाइबिलिटीज के अंदर में आएगा। ये भी आपका कैलकुलेशन पीरियड होता है, कंप्यूटेड ही आपका परसेंटेज का हिसाब से ही काटा जाएगा। तो कंप्यूट आप अगर ऑन करंट अर्निंग कर सकते हैं तो करंट अर्निंग कर लीजिए, और ये पर मंथ होता है। यहाँ पे भी आपका जो है राउंडिंग मेथड नॉर्मल होगा, लिमिट आपका 1 होगा। यहाँ पे जो है ऑन करंट अर्निंग टोटल होगा, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये करंट अर्निंग टोटल जो लिखा है ऑन करंट अर्निंग टोटल। तो अमाउंट अप टू आप टैक्स कितना अमाउंट, मतलब अप टू आप टैक्स का जो करना चाहते हैं आप उसे दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको 15,000 दे रहा हूँ,
15,000 के ऊपर मुझे काटना है, तो वैल्यू यहाँ पे स्लैब टाइप जो है परसेंटेज वैल्यू 0, और 15,000 से अमाउंट ग्रेटर देन 15,000, मतलब आपका जो 15,000 का नीचे है, अगर आपको सैलरी मिल रहा है तो प्रोफेशनल टैक्स अगर आपका स्टेट डिडक्ट करता है तो डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप 15,000 से ज्यादा सैलरी पाएंगे तो एक जो प्रोफेशनल टैक्स है वो आपका एक डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम परसेंटेज देंगे, वैल्यू हम देंगे यहाँ पे तो ये तो था आपका जो है, मैंने एम्प्लॉय का स्टेटरी जो डिडक्शन होता है, एम्प्लॉय का जो अलग अलग डिडक्शन होता है वो मैंने आपको दिखाया। अभी जो है एम्प्लॉयर जो आपका कंपनी है वो भी आपको उससे उससे भी आपको पीएफ और ईएसआई में पेमेंट करना होगा, तो उसका भी हमें पे हेड्स बनाना होगा। तो इसके लिए हम बनाएंगे पे हेड्स। ये आपका जो है एम्प्लॉयर्स, यहाँ पे आपको दिखाएगा एम्प्लॉयर्स स्टेचुअरी जो है कंट्रीब्यूशन, मतलब ये एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर को आप एम्प्लॉयर जो है फंड है, फंड में वो कंट्रीब्यूट करेगा, उसे खुद देना होगा। तो हम एम्प्लॉयर्स यहाँ पे स्टेटरी कंट्रीब्यूशंस के अंदर में होगा। यहाँ पे जो ये जो है आपका ईपीएस है, सो ये यहाँ पे ईपीएस अकाउंट जो है आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ईपीएस अकाउंट, अकाउंट नंबर 10 उसके अंदर में होगा। इसके भी आपका जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में होगा। इसे भी आप हम ऑन नॉर्मल जो है आपका राउंडिंग मेथड नॉर्मल होगा, लिमिट 1 से भी हम कुछ फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला हमें भी यहाँ पे पे हेड ऐड करना है, बेसिक सैलरी और डीए। आपका जो है पे हेड हमें ऐड करना होगा जो है बेसिक सैलरी और डीए। तो इसका भी आपका जो है परसेंटेज, हमें एक परसेंटेज देना होगा। तो हम यहाँ जैसे कि हम जानते हैं 8.33% है, जो परसेंटेज काटा जाएगा एम्प्लॉयर से तो उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी तरह आपका आपका जो है एम्प्लॉय का जो है ईपीएफ जो काटा जाएगा, तो आपको एम्प्लॉय में जो है एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर आपका ईपीएफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम एम्प्लॉयर का ईपीएफ काटा जा रहा है। तो ये आपका जो सेशन चल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एम्प्लॉयर का जो ईपीएफ है, तो ईपीएफ यहाँ पे ईपीएफ भी हम देंगे। तो एट द रेट जो है मैंने आपको पहले भी दिखाया था कितना परसेंटेज, 3.67 काटा जाएगा। मैंने आपको डिवीजन करके दिखाया था जो पहले ही कैलकुलेशन ऑफ जो पीपीटी में मैंने आपको दिखाया था कितना कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर का ईपीएफ है वो 3.67 होगा। तो इसके बाद ये भी आपका एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूशन ही होगा, एक आपका टाइप का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूट ही करेंगे, तो एम्प्लॉय स्टेटरी कंट्रीब्यूशन के अंदर में होगा। ये आपका जो है एम्प्लॉयर ईपीएफ है, तो ये पीएफ अकाउंट के अंदर में होगा। ये भी आपका एक तरह का जो है इनडायरेक्ट खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा। तो कैलकुलेट करेंगे हम इसे भी नॉर्मल राउंडिंग के हिसाब से, लिमिट 1, इसका भी आपका परसेंटेज देना होगा ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। यहाँ पे भी आपको जो है पे है बेसिक सैलरी और डीए देना होगा। यहाँ पे परसेंटेज हमें देना होगा 3.67, 3.67। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू मैंने दिया है 3.67। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो हम लोगों ने बनाया एम्प्लॉय का जो ईपीएस एक बनाया, एम्प्लॉयर का जो ईपीएफ एक बनाया, तो हमें अब फिर एम्प्लॉय का ईएसआई भी बनाना होगा। तो हम बनाएंगे अभी एम्प्लॉयर ईएसआई। जो है एम्प्लॉयर ईएसआई, ये जो मैं यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा हूँ आपका, जो मैंने पहले ही जो कैलकुलेशन का जो आपको पहले दिखाया था पीपीटी में, मैंने उसमें आपको पहले ही दिखाया था जो कितना काटा जाएगा एम्प्लॉयर का, कितना काटा जाएगा एम्प्लॉय का आपका कितना काटा जाएगा, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ।
तो एम्प्लॉयर जो है ESI हम मान लीजिए 4.75 जो परसेंटेज है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ये भी आपका एम्प्लॉयर स्टेटरी जो कंट्रीब्यूशन है कंट्रीब्यूट करेगा वो आपका, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ESI, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंदर में होगा। ये भी आपका आपका इनडायरेक्ट खर्चा, आपका राउंडिंग मेथड नॉर्मल, आपका लिमिट 1, ये भी आपका एक फॉर्मूला के हिसाब से होगा, तो ये ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। तो इसमें भी हमें पे हेड्स ऐड करने होंगे। तो पहले तो आप बेसिक सैलरी ऐड करेंगे, इसके बाद DA ऐड करेंगे, हम HRA ऐड करेंगे, कन्वेंस और ओवरटाइम। कन्वेंस और ओवरटाइम। तो इसे ऐड करने के बाद हमें जो है परसेंटेज का वैल्यू जितना है हम यहाँ पे दिया है 4.75, हम यहाँ पे उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 4.75 परसेंटेज होगा, तो हमसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद मैंने आपको दिखाया तो एम्प्लॉयर को जो PF का एडमिन का चार्ज है वो भी पेमेंट करना पड़ता है अपने हिसाब से, अपने वो जो है अकाउंट से। तो उसके लिए भी हम एक बनाएंगे PF एडमिन चार्जेस 0%। ये भी आपका जो है एम्प्लॉइज जो है अदर चार्जेस आएगा, ये जो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये आपको एम्प्लॉयर को ये जो है जब PF का वो बनाएंगे अकाउंट, एम्प्लॉयर को ही बनाना होगा। तो एम्प्लॉयर जब PF का अकाउंट बनाएंगे तो उन्हें एडमिन का जो है वो एक चार्ज पेमेंट करना पड़ता है आपका, तो वो आपका अदर चार्जेस में आएगा, एम्प्लॉयर्स जो है अदर चार्जेस। तो एम्प्लॉयर अदर चार्जेस यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा रहा है एडमिन चार्जेस अकाउंट नंबर 2, तो इसके अंदर में होगा। ये भी आपका जो है करंट लाइबिलिटीज के अंदर में होगा, इसका भी आपका जो है परसेंटेज हमें देना होगा, तो इसका भी आपका 1.10 परसेंटेज हम दे। इसके बाद हमें जो है EDLI जो दिखाया मैंने आपको बोला था, उसका भी एक एडमिन चार्ज पेमेंट जो एम्प्लॉयर को पेमेंट करना होगा। तो EDLI एडमिन चार्जेस ये आपका 0.01% होता है। ये सब आपका सैलरी के हिसाब से होता है, एम्प्लॉय का सैलरी के हिसाब से आपका चार्जेस पेमेंट करना पड़ेगा। तो चार्जेस 0.01%। एम्प्लॉइज जो है एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस, यहाँ पे EDLI एडमिन चार्जेस आपको यहाँ पे दिखा रहा है, EDLI एडमिन चार्जेस के अंदर में होगा। कंट्रीब्यूट मिनिमम, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये भी आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर में होगा। ये भी आपका परसेंटेज हमें यहाँ पे मैन्युअली देना होगा 0.01 के बाद हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद जो है एम्प्लॉई जो है एडमिन चार्जेस बना लिया मैंने, तो EDLI का एक कंट्रीब्यूशन भी होता है, हम उसके लिए भी पेहेड्स बनाएंगे। EDLI जो है कंट्रीब्यूशन 0.5% होता है, यहाँ पे देख सकते हैं EDLI कंट्रीब्यूशन 0.5%। ये भी एम्प्लॉय जो है अदर्स चार्जेस में आएगा। ये आपका यहाँ पे दिखा रहा है EDLI कंट्रीब्यूशन जो के जो ऑप्शन है वो आपका आ रहा है, ये भी आपका करंट लायबिलिटीज में होगा। यहाँ पे भी आपको परसेंटेज देना होगा, ये आपका जो है 0.5%, ये हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हमें जो है एम्प्लॉयर का NPS, एम्प्लॉयर को NPS में भी एक पेमेंट करना होगा, तो हम उसका भी हम पेहेड बनाएंगे। तो हम यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर्स NPS बनाएंगे 10%। ये भी आपका एम्प्लॉइज स्टेटरी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एम्प्लॉय को, जो है एम्प्लॉयर को ये कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, एम्प्लॉयर्स स्टेटरी कंट्रीब्यूशन में आएगा। ये आपका जो है NPS है, तो नेशनल पेंशन स्कीम टायर 1 में आएगा। तो ये भी आपका जो है इनडायरेक्ट खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैलकुलेशन टाइप एज कंप्यूटेड वैल्यू होगा, आपका जो राउंडिंग मेथड होगा नॉर्मल होगा, लिमिट 1। ये भी हमें एक फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, तो एड ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला। यहाँ पे हमें पेहेड ऐड करना होगा, बेसिक सैलरी और DA।
बाद परसेंटेज, और हमें यहाँ पे परसेंटेज देना होगा। ये तो थे आपके जो बेसिक जो पीएफ और ईएसआई के लिए आपका अगर कैलकुलेट आप करेंगे तो आपको ये सब जो है पे हेड जो है ये सब होना तो एकदम जरूरी है। लेकिन अगर इसके साथ भी अगर आप अलग कुछ और भी पे हेड्स बनाना चाहे, जैसे कि मान लीजिए बोनस आपको देना है, कुछ ऐसा रीइंबर्समेंट देना है, तो उसका भी आप पे हेड बना सकते हैं। तो वो आप कैसे बनाएंगे, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल की तरह दिखा रहा हूँ। मान लीजिए बोनस, कुछ एम्प्लॉय को कुछ बोनस देना है। ये आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा बोनस करके जो है लिस्ट ऑफ पे टाइप में बोनस ऑप्शन आपका है ही ऑटोमेटिक। ये भी आपका जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में आएगा। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी जो है ये ग्रेजुएटी में कैलकुलेट नहीं होगा। इनकम टैक्स डिटेल यस, ऑन एक्चुअल वैल्यू ही होगा। ये एक्सक्लूड ईएसआई, ये भी आपका ईएसआई में इंक्लूड नहीं होगा। तो इसे भी हम एक्सक्लूड ईएसआई करेंगे, एज यूजर डिफाइंड और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसके बाद हम ग्रेजुएटी का भी एक पे हेड बना लेंगे। ये सब आपका नहीं, अगर आप पीएफ ईएसआई कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बिना ये बनाए भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप चाहे तो इसे बना भी सकते हैं। तो ग्रेजुएटी का पीएफ बनाएंगे हम। यहाँ पे ग्रेजुएटी आएगा, तो ग्रेजुएटी डेज ऑफ ए मंथ हमने 26 दिया था पहले ही, जो कंपनी क्रिएट किया था 26 देंगे। मान लीजिए हम अगर हम 1 to 60 जो है अगर मंथ है तो ग्रेजुएटी नहीं मिलेगा। अगर वो एम्प्लॉय अगर 60 मंथ से कम काम किया है तो उसे ग्रेजुएटी नहीं मिलेगा। तो अगर वो 60 से मान लीजिए 120 मंथ्स में उसने काम किया है तो उसे 15 डेज का ग्रेजुएटी मिलेगा। इसी तरह अगर 121 से ज्यादा भी अगर उसने काम किया है तो उसे भी 15 जो है डेज का ग्रेजुएटी पर मंथ से पेमेंट होगा। तो इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। जो अंडर जो है आपका ये है प्रोविजंस के अंडर में आएगा। इनकम टैक्स डिटेल्स, हम यहाँ इनकम टैक्स डिटेल्स देंगे यस, ऑन एक्चुअल वैल्यू। ये जो आपका राउंडिंग मेथड नॉर्मली होगा, लिमिट 1 एक्सेप्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे अलग अलग पेयर्स जो पीएफ और ईएसआई के लिए तो ये हमें यूज होंगे, इन सब के हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। अलग अलग पेयर्स मैंने क्रिएट किया। तो पेयर्स क्रिएट करने के बाद हमें जो है सैलरी डिटेल्स क्रिएट करना। तो हम यहाँ पे सैलरी डिटेल्स क्रिएट करना होगा। हम एम्प्लॉय को, इसका मतलब है हम एम्प्लॉय को कितना पेमेंट करेंगे, क्या पेमेंट करेंगे, तो सैलरी डिटेल्स हम बनाएंगे डिफाइन। तो पहले तो हम ग्रुप के लिए बना लेते हैं, अकाउंटेंट जो ग्रुप है अकाउंटिंग ग्रुप के लिए बना लेते हैं। तो इसे इफेक्ट आप किस तारीख से मतलब लागू करना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1 अप्रैल 2020। तो हमें यहाँ पे जो है पे हेड्स हैं उन्हें सब में एक एक करके हमें ऐड करना होगा। तो पहले हम बेसिक सैलरी ऐड करेंगे। तो रेट का मतलब आप कितना पेमेंट करना चाहते हैं बेसिक सैलरी। मान लीजिए मैं इस एम्प्लॉय को 10,000 पेमेंट कर रहा हूँ पर मंथ। इसके बाद आपका जो है डीए आएगा, एचआरए आएगा, कन्वेंस। कन्वेंस भी आप उस एम्प्लॉय को कितना पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए मैं 1,000 रुपए से दे रहा हूँ पर मंथ जो है आना देने के खर्चे के लिए, कन्वेंस। और इसके बाद ओवर टाइम। अब ओवर टाइम भी उसे कितना पेमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं उसे 100 पर आवर के हिसाब से मान लीजिए 1 घंटा का हम 100 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करूँगा। तो पर आवर्स देंगे हमसे। के बाद आपका जो है यहाँ पे स्पेशल अलाउंस देंगे, बोनस, कैंटीन डिडक्शन, एडवांस सैलरी। आप एक एक करके हमें ऐड करना होगा। एम्प्लॉई जो है पीएफ डिडक्शन, एम्प्लॉई जो है ईएसआई डिडक्शन, एम्प्लॉई जो है एनपीएस डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन, लास्ट में ग्रेजुएटी। तो ये सब होने के बाद हम इसे
एक्सेप्ट कर देंगे। तो हम ये आपका जो है अकाउंटेंट का मैंने बना लिया है। तो इसके हिसाब से मैं राज शर्मा जो है अकाउंटेंट है, तो इसका भी हमें एक ही डेट देना होगा। हम कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू। हमने जो राज अकाउंटेंट का जो है ग्रुप है, उसके लिए हमें सैलरी डिटेल्स बना ही लिया था। तो अगर आप उससे अलग बनाना चाहते हैं तो फिर से हमें यहाँ पे स्टार्ट एफएस करना होगा, लेकिन आप उसके हिसाब से अगर देना चाहें तो कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू करने से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो पहले से ही था उसके हिसाब से यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम इसे ऐसे ही करेंगे, इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। तो आपका जो है अकाउंटेंट का हो गया और राज शर्मा जो अकाउंटेंट है उसका हो गया। तो हम मार्केटिंग के लिए कुछ क्रिएट कर लेते हैं। ये भी आप कॉपी कर सकते हैं उस ग्रुप से, अकाउंटेंट ग्रुप से मैंने बनाया था, मैंने कॉपी किया है। और यहाँ पे हम सैलरी का कुछ डिटेल्स में हम चेंजेस करेंगे। मान लीजिए हम इसे 20,000 दे रहे हैं, कन्वेंस का 2,000 और पर घंटे का मान लीजिए 200 रुपये। आप चाहे तो अलग अलग करके फिर से आपका जो है स्टार्ट अप्रेस करके आप एक एक करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एक करना चाहे तो उसके लिए आपका टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। तो इससे इससे आपका क्या होगा, जो डायरेक्टली आप क्रिएट कर सकेंगे, आपको बार बार वह जो है आपका पीरियड्स आपको यहाँ पे नहीं देना होगा। तो इसे ग्रेजुएटी होने के बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मार्केटिंग का हो गया आपका। तो हम विकास राय का जो है यहाँ पे भी इफेक्टिव कर लेते हैं 1 अप्रैल 2022। कॉपी फ्रॉम जो है एम्प्लॉयर ग्रुप के हिसाब से अकाउंटेंट, नहीं तो हम इसे यहाँ पे जो है पेरेंट वैल्यू से हम कॉपी कर सकते हैं। तो पेरेंट वैल्यू से कॉपी करने से आपका जो है मैंने जो दिया था मार्केटिंग के लिए 20,000 वो यहाँ पे आपका शो कर रहा है। तो हम इसे भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये तो थे आपके जो है सैलरी डिटेल्स। यहाँ पे मैंने सैलरी डिटेल्स बना लिया है। इसके बाद अगर आपका इनकम टैक्स का अगर आपका डिटेल्स अगर आप कुछ देना चाहें, इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे पे हेड में कॉन्फ़िगर करके आप अलग अलग जो है फीचर्स में ट्रैवल अलाउंस जो है अलग अलग आपको फीचर जो है के हिसाब से आप इनसे वहाँ पे भी दे सकते हैं। अगर आपका जरूरी हुआ आपके जरूरत के हिसाब से होगा, अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर आप नहीं देना चाहे तो उसे नहीं भी दे सकते। तो इसके बाद जो है हमने जो पेरोल का जो है मास्टर्स है इन्फो हमने वो सब बना लिया। तो अभी हम इसका जो है एम्प्लॉय का पेमेंट करेंगे। इसके लिए हमें पहले पेरोल वाउचर्स में जो है जाना होगा। पेरोल वाउचर्स हम जाएंगे पहले। इसके लिए हम पहले अटेंडेंस का जो है वाउचर हमें पहले क्रिएट करना होगा। तो अटेंडेंस का वाउचर क्रिएट करने के लिए अटेंडेंस का वाउचर एम्प्लॉय का आप यहाँ पे देख रहे हैं एम्प्लॉय का नेम आ रहा है। तो मान लीजिए हम जो है राज शर्मा, एब्सेंट जो है नेगेटिव के लिए होता है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं एब्सेंट। मान लीजिए राज शर्मा आपका जो है एब्सेंट था 2 डेज। उसके बाद जो है ओवर टाइम आपका जो है दे सकते हैं राज शर्मा का। मान लीजिए ओवर टाइम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 2 दिन एब्सेंट था, मान लीजिए उसने 12 आवर्स ओवर टाइम किया है राज शर्मा ने, तो 12 आवर्स। उसके बाद हम विकास राय देंगे एब्सेंट, मान लीजिए 1 डे एब्सेंट विकास राय, फिर ओवर टाइम। मान लीजिए ये एम्प्लॉय ने आपका जो है 16 आवर्स ओवर टाइम किया। अब अपने हिसाब से आप अलग अलग कर सकते हैं। आपको अगर चाहिए ओवर टाइम का कुछ, अगर आपका चाहिए एब्सेंट पे विद लीव का, जो मैंने यहाँ पे लिखा था पे विद लीव, अगर उन्होंने लीव लेके छुट्टी लिया है या डायरेक्टली एब्सेंट लिया है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसके बाद हम इसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो है अटेंडेंस का बना लिया है। इससे पहले हमने ये सब बना लिया, लेकिन इसके लिए हमें अगर हम नेक्स्ट हम जो करेंगे वाउचर्स हम करेंगे, पेरोल का जो है पेमेंट कैसे करेंगे वो उसका हम करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें कुछ जो है लेजर्स बनाने होंगे। इसके लिए हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर क्रिएट, हमें 2-3 लेजर्स क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ पे मैं पहले लेजर क्रिएट करूंगा जो है
सैलरी पेएबल हम यहाँ पे सैलरी पेएबल का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये आपका जो है करंट लाइबिलिटीज के अंदर में होगा। यूज फॉर पेरोल हम इसे यस करेंगे। आप याद रखिए यहाँ पे यूज फॉर पेरोल हमें यस करना ही होगा, तो हम इसे यहाँ पे करेंगे। सैलरी पेएबल का हमने एक लेजर बनाया है, हम इसके बाद और एक लेजर बनाएंगे एनपीएस पेएबल। ये भी आपका जो है करंट लाइबिलिटीज के अंदर में ही आएगा। यूज फॉर पेरोल हमें इसे यस करना है। के बाद हमें पीएफ का एक बनाना होगा। पीएफ पेएबल, करंट लाइबिलिटीज, यूज फॉर पेरोल यस, और हमें एक ईएसआई का भी बना लेंगे, ईएसआई पेएबल। ये भी आपका, ये सब आपका करंट लाइबिलिटीज के अंदर में। तो हमने ये लेजर्स बना लिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लेजर्स बना लिए हैं। तो हम अभी चाहेंगे जो है पेरोल वाउचर्स में जाएंगे। यहाँ पे हम पेरोल वाउचर के जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पेरोल ऑटोफिल करके एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो है पेरोल वाउचर है, पेरोल ऑटोफिल करके यहाँ पे आपको दिखा रहा है ए करके जो साइड में है। हम पेरोल ऑटोफिल करेंगे क्योंकि हम सब एम्प्लॉय का एक साथ ही करेंगे। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, प्रोसेस फॉर, पहले तो हमें जो है यूजर डिफाइन के हिसाब से हमें करना होगा। तो हम पहले यूजर डिफाइन के हिसाब से करेंगे, प्रोसेस फॉर यूजर डिफाइन। तो डेट हम दे देते हैं यहाँ पे, ये भी जो है आपका है यूजर डिफाइन होगा। एक मंथ का जो सैलरी है एम्प्लॉय ग्रुप हम यहाँ पे फॉर ऑल आइटम्स देंगे। तो यहाँ पे है सॉर्ट बाय, हम किसके हिसाब से सॉर्ट करना चाहें, हम सॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम करेंगे। तो यहाँ पे पेरोल जो है बैंक एक कैश लेजर है, उसे हम यहाँ पे देना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेजर जो देंगे सैलरी पेएबल। तो इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अगर विकास राय या राज शर्मा ने अगर आपका मान लीजिए कुछ सेल अलाउंस लिया है या बोनस लिया है, तो हम वहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए विकास राय ने आपका जो है बोनस कुछ ले लिया है, से मान लीजिए 2000 रुपये का बोनस मिला है, कैंटीन का उसका कुछ डिडक्शन चार्ज था, उसे मान लीजिए 500 रुपये कैंटीन डिडक्शन चार्ज। तो इसी तरह राज शर्मा का भी अगर कुछ बोनस देना है, तो जिससे मान लिया 1000 रुपये बोनस दे रहे हैं हम उसे, तो उसका कैंटीन का कुछ खर्चा हम काट डिडक्शन करें 200 रुपये। इसी तरह यहाँ पे हम जो पे पीरियड आपको यहाँ पे दिखा रहा है 1 अप्रैल 2022 टू 1 मई 2022, इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके बाद हम फिर जाएंगे पेरोल ऑटोफिल में। यहाँ पे हम जाएंगे जो है प्रोसेस फॉर एनपीएस कंट्रीब्यूशन, से भी हम ऑल आइटम्स के अंदर में रहेंगे। सॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम, लेजर, एनपीएस पेएबल। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका ऑटोमेटिक हो रहा है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं मैंने जो परसेंटेज पहले ही दिया था, यहाँ पे आप देखिए एम्प्लॉयर का जो एनपीएस है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिखा रहा है। जो सैलरी है, सैलरी के हिसाब से आपका एनपीएस पेमेंट हो रहा है, सैलरी के परसेंटेज के हिसाब से दोनों एम्प्लॉय को जो है एम्प्लॉयर एमपीएस जो है पेमेंट कर रहा है एनपीएस अकाउंट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है ये वैल्यू है ये ऑटोमेटिक आ रहा है, आपका ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। तो इसके बाद मैंने आपको दिखाया एनपीएस का कैलकुलेशन। अभी हम पीएफ का करेंगे, फिर जाएंगे पेरोल ऑटोफिल में, हम पीएस जो है कंट्रीब्यूशन करेंगे, एम्प्लॉय ऑल आइटम्स, सॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम, लेजर जो है पीएफ पेएबल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर का जो है पीएफ, ईपीएफ, ईपीएस जो एम्प्लॉयर है वो सैलरी के हिसाब से आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेट डिडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉयर के अकाउंट से ऑटोमेटिक जो है पेमेंट हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो ये होने के बाद हमारा बाकी रहा जो है, हमने एनपीएस किया, पीएफ किया, अभी हम सैलरी का कर लेते हैं। तो हम फिर जाएंगे पेरोल ऑटोफिल, यहाँ पे हम सैलरी जाएंगे, डिक्लार्ड वैल्यू, या हम डिक्लार्ड वैल्यू हम डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ऑल आइटम्स, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, लेजर जो है आपका सैलरी पेएबल होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि जो हमने इतना टाइम लगाकर जो ने हमने पेज क्रिएट किया, जो जितने भी हमने क्रिएट किया उसका जो है यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपको शो कर रहा है किसका कितना डिडक्ट हुआ। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक आपका जो है डिडक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए सबका ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जो है डिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका जो है ऑटोमेटिक डिडक्शन हो रहा है। तो ये तो था आपका जो है डिडक्शन का, जो मैंने आपको दिखाया, पीएफ का, ईएसआई का आप कैसे डिडक्शन होता है, कितना परसेंटेज डिडक्शन होता है, ये आपका डिडक्शन का मैंने आपको दिखा दिया है। तो अगर आप चाहें, अगर आप एम्प्लॉय को पेमेंट करना चाहें कुछ अलग से, तो उसका भी पेमेंट का भी आपको वाउचर बना सकते हैं। मतलब पेमेंट से रिलेटेड अगर आप पेमेंट का भी वाउचर चाहे तो पेमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने आपको दिखा दिया है जो पीएफ का और ईएसआई का जो कैसे काटा जाता है, कितना परसेंटेज काटा जाता है। आपका जो हम लोग का जो सेशन था मेनली सिखा था कि पीएफ ईएसआई आपका परसेंटेज कितना काटा जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसे पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम पीएफ ईएसआई का जो है मैंने आपको दिखाया कैसे काटा जाता है, क्या किया जाता है। तो ये तो था आपका जो आज का सेशन का जो है, कितना आपका हुआ है, कैसे काटा जाएगा, ये मैंने आपको दिखा दिया है। तो अगर आपका किसी का कुछ डाउट है तो आज के सेशन से रिलेटेड, तो अभी आप पूछ सकते हैं। ये जो मैंने सेशन किया है, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो लास्ट सेशन जो हुआ था पेरोल का, उसमें मैंने डिटेल्स में दिखाया था आपको। जो पीएफ और ईएसआई को छोड़ के मैंने उस सेशन में आपको डिटेल्स में दिखाया था। जो आप वहाँ पे अगर कुछ आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ पे एक उस सेशन को जाके आप यूट्यूब में देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में समझाया। लेकिन आपको अगर इस सेशन में कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। वो खत्म हो जाएगा फिर 5 मिनट्स के अंदर मैं अभी स्टार्ट कर देता हूं। तो अगर किसी का कोई डाउट्स नहीं है तो जो है आज का सेशन अगर ज्वाइन करने के लिए आपका जो है थैंक यू सो मच। आपका जो आज का सेशन है वो ज्वाइन करने के लिए आपको सभी का थैंक यू एपीएलएल की तरफ से। तो आज का जो